हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं शशांक आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया हूं। क्या है कि अभी अगर आप एसएससी सीजीएल के पेपर को देखें तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन सारे आर्टिकल्स को, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सबको एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं से ही आएंगे आपके सारे प्री के आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो वही पेपर में ज्यादातर आते हैं। तो एक बार देखते हैं जल्दी से। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों को पता है ये बात करता है भारत मतलब इंडिया के बारे में, और इंडिया और उसकी टेरिटरीज के बारे में, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें नेम आता है आपका, किसमें आएगा नेम? देखिए ध्यान से, नेम आता है आर्टिकल 1 में। नेम क्या है? भारत, दैट इज इंडिया। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स अगर आपसे पूछता है तो किसमें आएगा? वो आएगा आर्टिकल 2 में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सिक्किम, पुंडुचेरी। ठीक है, तो ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सब कैसे बने हैं? वो आर्टिकल 2 से बने हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आर्टिकल 3 की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 3 कहता है एस्टेब्लिशमेंट, ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या हुआ? स्टेट्स का ऑल्टरेशन। किस तरीके का स्टेट्स का ऑल्टरेशन? अगर उसकी सीमाओं को बढ़ाना है, घटाना है, नाम बदलना है, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 3 से होती हैं। जैसे तेलंगाना अलग हो गया, ठीक है, उत्तराखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, ये सब किसमें आएगा? ये सब आता है आपका आर्टिकल नंबर 3 में। और आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि जो भी चीजें आर्टिकल 3 में हो रही हैं उसमें कोई भी संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंप्लीमेंट आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब इसके बाद पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बात करता है सिटीजनशिप से। ठीक है, सिटीजनशिप जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नागरिकता। और ये सवाल आया हुआ पेपर में है कि नागरिकता हम लोगों ने कहां से ली है? तो हम लोगों ने लिया है उसको ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया है। और भारत में किस तरीके की नागरिकता चलती है? वो चलती है एकल नागरिकता, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब बात आती है कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा है। मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी जो चीजें हैं जो आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं नागरिकता से संबंधित, वो सब सिर्फ 1950 में किसको नागरिकता देनी थी उसके बारे में लिखा है। अब किसको नागरिकता मिलनी है उसके बारे में सारी चीजें संसद तय करती है, मतलब आपके पार्लियामेंट तय करती है। इस बात को याद रखिएगा। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? 1950 26 जनवरी 1950 को कौन था नागरिक? ठीक है, कौन नागरिक था? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कब? तो ये आता है 26 जनवरी 1950। इसके बाद आर्टिकल 6 में क्या याद रखना है? बहुत से लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उनको नागरिकता कैसे देनी है? आर्टिकल 6 के तहत देनी है। बहुत से लोग थे जो 1.5 सियाने थे, वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर वहां से लतियाए गए, फिर वापस इंडिया आए, तो उनको नागरिकता कैसे मिलनी है? आर्टिकल 7 से मिलनी है। इसके बाद जो विदेशों में रहते थे, ठीक है, विदेशों में रहते थे, तो विदेशों में रहने वाले जो लोग थे उनको नागरिकता कैसे मिलनी है? उनको नागरिकता मिलनी है आर्टिकल नंबर 8 से। ठीक है, लिविंग आउटसाइड इंडिया, लिविंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आर्टिकल 9 में लिखा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा, टर्मिनेशन का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इसको कहा जाता है, या सरल भाषा में हम लोग उसको कह सकते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन ऑफ द सिटीजनशिप है। और आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 है कि ऑल द पावर विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप वेस्टेड विथ संसद मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हैव ऑल द पावर्स, पार्लियामेंट हैव ऑल पावर्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप मतलब जितनी भी सिटीजनशिप में कोई भी संशोधन होता है वो कौन कर सकता है? वो पार्लियामेंट कर सकती है। और CAA 2019 में जो आया था वो कहां किसने किया था? वो पार्लियामेंट ने किया था। ये याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है सवाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है?
इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, ये वैसे तो 12 से 35 तक होते हैं, 12 से 35 तक, पर हम लोगों को कहां से पढ़ना है, 14 से लेके 32 तक पढ़ना है, क्योंकि 12 और 13 आपके पार्ट 3 में तो आते हैं पर ये मौलिक अधिकारों में नहीं आते। मौलिक अधिकार शुरू होते हैं 14 से। ठीक है, 14 से लेकर अगर मैं बात करता हूं आपके 14 से लेके 18 तक ये आते हैं इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी से संबंधित है, मतलब 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई यहां पर, अब इसमें क्या है, ये होगा RRSB। ठीक है, क्या है, रिलीजन, रेस, और इसके बाद आ जाता है कास्ट और बर्थ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि किन किन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस, रिलीजन, कास्ट और बर्थ ऑफ प्लेस पर नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, तो एक शब्द में ही आप लोगों को याद रखना है अपॉर्चुनिटीज। भाई डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटीज पर नहीं होना चाहिए, अवसर पर नहीं होना चाहिए, मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके बाद 17 याद रखिएगा, पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं 17 और 18 की हैं। ये है आपका अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब अस्पर्शता, और ये है अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, केवल और केवल इनके जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो कहां कहां पर है, एक्सेप्शन है शिक्षा में, शिक्षा में आप लोग टाइटल्स हम लोग लेते हैं, और इसके बाद कहां लेते हैं, सेना में। सेना में मतलब आपकी मिलिट्री में हम लोग क्या ले सकते हैं, टाइटल्स को ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 19, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 19 जो है ये फ्रीडम के बारे में बात करता है। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, ये फ्रीडम के बारे में बात करता है। किस तरीके की फ्रीडम, स्पीक की फ्रीडम, मतलब राइट टू स्पीच। ठीक है, राइट टू मूव, ऑक्यूपेशन, रिसाइड। ठीक है, ऑक्यूपेशन, रिसाइड, टू फॉर्म असेंबली। ठीक है, ठीक है, इसके बाद टू फॉर्म यूनियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपकी मिलती हैं फ्रीडम में। अच्छा, एक जो सवाल आपके पेपर में आ सकता है वो ये आ सकता है कि मीडिया किस में आती है, तो मीडिया आती है आपकी राइट टू स्पीच में। ठीक है, ये पेपर में आता है सवाल, आ चुका है सवाल। तो आर्टिकल नंबर 19 देखिए सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, सीधे पूछ रहा है कि भैया बताइए आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कौन से आर्टिकल में है, तो सीधे आ गया आपका आंसर आ गया 19। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या बात करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार होता है, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। ठीक है, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन जो है, इसमें भी 3 आपके इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। डबल जियोपार्डी सवाल आता है सीधे सीधे कि डबल जियोपार्डी जो है वो आपको कहां मिलेगा, आर्टिकल नंबर 20 में मिलेगा। इसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो ये कहां मिलेगा, ये भी आपका मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 20 में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये आ सकता है क्योंकि अभी श्रद्धा वाला केस चल रहा है, इसलिए। तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 20 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 21 ये आ चुका है पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये है राइट टू लाइफ
एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी ये आपका आता है। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 21 अभी और भी शिफ्टों में आएगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आपका शिक्षा से संबंधित अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में है। तो 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। इसके बाद आपका राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आपका आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है। और दैहिक स्वतंत्रता किस में आती है? आर्टिकल 21 में ही आती है। विदेश जाने की स्वतंत्रता किस में आती है? आर्टिकल 21 में ही आती है। हथकड़ी ना लगे इसकी स्वतंत्रता कहां मिलती है? आर्टिकल नंबर 21 में ही मिलती है। बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बात करता है? ये बात करता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट। राइट अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट और यू कैन से डिटेंशन। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ हम लोग बोलते हैं। ये होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आर्टिकल नंबर 23 जो है ये बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? जो मानव की जो खरीद फिरोख होती है वो किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 23 में। और ये सवाल जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं ये आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपरों में। 24 जो है ये बात करता है चाइल्ड लेबर के बारे में। किसके बारे में बात करता है? चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, चाइल्ड लेबर। तो ये सीधे सवाल क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कि बोलता है कि भैया छोटे बच्चों को औद्योगिक क्षेत्र में, खतरनाक औद्योगिक क्षेत्र में जाना वर्जित है। तो आपका आंसर आता है आर्टिकल नंबर 24 कहता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है आर्टिकल नंबर, ये दोबारा से शायद लिख दिया गया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 ये सारे के सारे जो हैं ये हैं आपके रिलीजन से संबंधित। किससे संबंधित है? रिलीजन से संबंधित है, मतलब धर्म से संबंधित है। ठीक है, राइट टू प्रोफेस ये कहां दिया गया है? राइट टू प्रोफेस ये 25 में दिया गया है। 25 में दिया है राइट टू प्रोफेस। right to profess and conscience। मतलब आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई किसी को भी आप अपने धर्म में मान सकते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप ट्रस्ट खोल सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 27 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 27 बात करता है कि किस तरीके से आप जो स्टेट है, स्टेट कैन नॉट टेक टैक्सेस ऑन रिलीजन। मतलब राज्य जो है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन से टैक्स नहीं ले सकता। इसके बाद 28 किसके बारे में बात करता है? 28 बात करता है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखिए ध्यान से, यहां पे जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो अगर पूरी तरीके से ट्रस्टेड है, फुल्ली ठीक है ओन्ड है, तो यहां पर जो धर्म है उसकी पढ़ाई हो सकती है। और अगर स्टेट ओन्ड है, जो स्टेट के द्वारा पैसा मिलता है, स्टेट ओन्ड है, तो उसमें केवल और केवल साइंटिफिक पढ़ाई होगी। और अगर सेमी स्टेट है, सेमी एडेड है, सेमी
एडेड है तो उसमें रिलीजियस पढ़ाई भी हो सकती है और आधी साइंटिफिक पढ़ाई भी हो सकती है। ये लिखा है आपका आर्टिकल नंबर 28 में। इसके बाद 29 और 30, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 है माइनॉरिटी से संबंधित राइट्स। किससे? माइनॉरिटी से, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स से। अब ये माइनॉरिटी राइट्स में क्या क्या है ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर ये बात होती है कि 29 में कौन कौन माइनर होगा, तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं लिखी, बस इतना लिखा है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, बस आपकी माइनॉरिटीज डिक्लेयर की जाएंगी। और 30 में लिखा है कि माइनॉरिटी अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपनी भाषा को बचाने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस को खोल सकती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आ जाता है आर्टिकल नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके पेपर में आ चुका है, आगे भी आएगा। क्या बात करता है ये बात करता है रिट की। किसकी बात कर रहा है? रिट की बात कर रहा है। अब रिट क्या होती है ध्यान समझिएगा, ये होती है लिखित आदेश। क्या होता है ये होता है लिखित आदेश, ठीक है। और ये लिखित आदेश जो है आपके इस पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, पेपर में आएगा ही आएगा, हर बार एसएससी सीजीएल पूछेगा ही पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। और वो रेमेडी देता कैसे है? रेमेडी देता है थ्रू रिट्स। कितने टाइप की रिट्स होती हैं ये भी पूछा जा सकता है। एक होती है आपकी हेबियस कॉर्पस, एक होती है आपकी मैंडमस, एक होती है आपकी सर्श्योरारी, एक होती है आपकी प्रोहिबिशन, और अंत में आती है आपकी क्यो वॉरेंटो। क्यो वॉरेंटो, ठीक है। तो ये क्यो वॉरेंटो आ जाती है। तो ये 5 तरीके की रिट्स हैं, ये भी आपके पेपर्स में आ सकती हैं। तो ये कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 32 में भी लिखी हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 226 में भी लिखी हुई हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 4 में, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है डीपीएसपी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? इतनी बार ये सवाल है कि कहने को नहीं, तो सीधा आपका आंसर आना चाहिए आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। याद रहेगा ये चीज। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तो ये कौन कौन से आर्टिकल है। तो पहले तो आप समझ लीजिएगा 36 में क्या लिखा है। 36 में केवल और केवल परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी है, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, इस बात को याद रखिएगा। डिफाइन किया गया है स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद 37 में क्या लिखा हुआ है? 37 में लिखा है कि स्टेट को डीपीएसपी को ध्यान में रखकर, ठीक है, डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाने हैं, ठीक है। कानून बनाने हैं या पॉलिसी बनानी है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की बात करता है ये। तो ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य आपको मिलते हैं आर्टिकल नंबर 38 में। इसके बाद मिलेगा आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अगर वो सामान्य कार्य कर रहा है तो उसको सामान्य वेतन मिलेगा ही मिलेगा। ये है आपका आर्टिकल नंबर 39। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विलेज पंचायत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 30। और इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 41 जो है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क।
और राइट टू वर्क के बाद क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, वर्क करने के अधिकार मिला है, तो कैसे करना है वर्क, ह्यूमेन कंडीशन चाहिए, ह्यूमेन कंडीशन चाहिए, मतलब कार्य करने की सही हमें अवस्था चाहिए फॉर वर्कर्स, फॉर वर्कर्स। और ह्यूमेन कंडीशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है, जीने के लिए जितना हम लोगों को मिनिमम पैसा चाहिए होता है ना, लिविंग वेज, वो मिल रहा है आपको, ठीक है, किसमें मिल रहा है, आर्टिकल नंबर 43 में मिल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, राइट टू वर्क किसमें है, 41 में है, ह्यूमन कंडीशन किसमें है, 42 में है, इसके बाद 43 में क्या है, लिविंग वेज है, याद रखिएगा। इसके बाद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 44 आपके पेपर में कई बार आता है, 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे क्वेश्चन इसी से ही आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44 हो गया। इसके बाद 45 होता है क्या, ये होता है आपका एजुकेशन, ठीक है, क्या आता है, एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से संबंधित है ये, आर्टिकल नंबर 45। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका SC ST और OBC, ठीक है, ये तीनों का ST SC OBC जो है, इनको किस तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, और प्रोटेक्शन कैसे देंगे, इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, एजुकेशन से और रिजर्वेशन से, ठीक है, और किससे, रिजर्वेशन से, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद 47 आ जाता है, 47 है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भाई सीधी सी बात है, हम राज्य का ये कार्य है कि किसी भी तरीके से राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जो पोषण आहार है, वो उनको अच्छे से दिया जा सके, ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट यहां तक, चलिए। इसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या आता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है और ये बार बार रिपीट होता है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 49 कहता है मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किससे संबंधित है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 49 से संबंधित। फिर इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 50, ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 और 51। 50 क्या कहता है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स से, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक भेदभाव, एक पृथकीकरण हमेशा बना रहना चाहिए, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 50 में। और इंटरनेशनल ट्रीटीज, एक शब्द आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं वो किससे संबंधित है, वो है आपका, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 से संबंधित है, इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद जो आता है वो क्या है आपका, वो है आपका पार्ट, आर्टिकल नंबर 51 है, पर ये किस में आता है, ये आता है आपका पार्ट 4A में आता है, ये पेपर में पूछा जा चुका है तो अब ये पूछा नहीं जाएगा। आर्टिकल 51 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक और आर्टिकल जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है 48A पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको 1 से लेके 51 तक के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा दिए,